नमस्ते साथियों। आज हम उम्मीद करते हैं कि आज की इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अपना जो चैप्टर है डी एंड एफ ब्लॉक वो समाप्त हो जाए। कल की ऑनलाइन क्लास में हमने एफ ब्लॉक स्टार्ट किया था और उस एफ ब्लॉक में हमने लेंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणियों की बात की थी, 4D और 5D, जिसमें मैंने आपको लेंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों का नाम, लेंथेनॉइड श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, 4F श्रेणी, तो इनके तत्वों का नाम और इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में बात की थी। तो वो तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के लिए जब हमने बात की थी तो मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कुछ कन्फ्यूजन होता है। यहाँ 4F श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय कन्फ्यूजन ये होता था कि डी में इलेक्ट्रॉन 0 होगा या 1 होगा। तो याद क्या करना था, तरीका भी बताया था, परमाणु क्रमांक 57, 58, 64 और 71। अगर ये 4 परमाणु क्रमांक वाले तत्व आएंगे तो डी में आपको इलेक्ट्रॉन कितना करना, 1, और इन 4 के अलावा कोई दूसरा आ जाए तो डी में 0, बाकी के आप समझदार हो। इसके बाद समझदार तो हो ही हो बेटा। इसके बाद आगे बात करें लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी की जब हम बात करते हैं तो मैंने एक चीज़ और बताई थी कि इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि लेंथेनाइड या एफ ब्लॉक का सामान्य ऑक्सीकरण अंक या ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 होती है, लेकिन कुछ कंडीशन में लेंथेनाइड श्रेणी के कुछ तत्व +2 और +4, +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, जो कल मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर समझाया था। बिल्कुल +2 और +4। तो +4 में एक तो आपने लिखा था क्या, सीरियम 4+, और एक हमने लिखा था कौन सा, तो सीरियम, और एक टर्बियम की बात की थी Tb 4+। और अगर इसकी बात करें +2 की तो एक तो हमने बात की थी यूरोपियम और एक हमने बात की थी एटीबियम 2+। तो ये याद करना कि सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ पर +4 ऑक्सीकरण अवस्था होगी और कहाँ पर +2 ऑक्सीकरण अवस्था हो सकती है। ये थे। अब आज के टॉपिक में अभी ये लेंथेनाइड ही चलेगा। इस लेंथेनाइड का एक टॉपिक है जहाँ से अपना अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जिसके लिए हम बात कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे नोटबुक उठा रखी होगी, साथ में पेन साथ में होगा, नहीं होगा तो बेटा कुछ नहीं होने वाला आपका। अब हम बात कर रहे हैं कि अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगर स्टार्ट करते हैं तो आज का जो अपना टॉपिक है, सबसे पहले मैं यहाँ लिख रहा हूँ, उसका नाम है लेंथेनॉइड संकुचन या लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं। लेंथेनाइड संकुचन क्या लिखा, लेंथेनाइड संकुचन। बेटा आप संकुचन जो शब्द लिखा उसका मतलब तो आप भी समझते हो, संकुचन का मतलब कम होना। संकुचन शब्द का मतलब क्या होता है, कम होना। जब हम लेंथेनाइड संकुचन की बात करते हैं तो पहले हम लेंथेनाइड तत्वों को इस प्रकार से लिख लेते हैं, लाला सिद्धू प्रमोद नंदू, लाला सिद्धू प्रमोद नंदू प्रेम सेम यूरोप के गुंडे हैं, जो ट्यूब ऑफ डाई से होकर इराक के तमाम युवाओं को लूटते। ये लिखा था। अब समझना क्या है, लेंथेनाइड श्रेणी में क्या होता है या 4F श्रेणी में क्या होता है कि जब आप बाएं से दाएं जाओगे तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी, और परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होगी, और प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होगी तो आकार में क्या होगी,
कमी होगी, और आकार में इस कमी को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब यहाँ से आपको एक बात समझनी है, अगर आपको याद हो तो हमने डी ब्लॉक के लिए भी पढ़ा था कि डी ब्लॉक में क्या था, प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए विशेषकर पढ़ा था, पहले आकार में कमी, फिर आकार बराबर, फिर आकार में वृद्धि, ये पढ़ा था आपने प्रथम संक्रमण श्रेणी या 3D श्रेणी के लिए पढ़ा था। लेकिन यहाँ क्या होता है, लेंथेनाइड श्रेणी में सीधी सी बात है कि बाएं से दाएं जाओगे तो सीधी आकार में कमी आएगी। इस आकार में कमी को क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। अब यहाँ एक चीज़ समझा दूँ, वैसे है नहीं, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लेंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं तो क्या लिखोगे, लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर लगातार आकार में कमी आती है क्योंकि प्रभावी नाप के आवेश में वृद्धि होती है, इसे लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लेकिन बड़ा इस लेंथेनाइड संकुचन का बहुत महत्व, उसके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ कि परमाणु का आकार 2 कारकों पर निर्भर करता है। एक तो आप पढ़ते हो प्रभावी नाभिकीय आवेश, और दूसरा पॉइंट, अगर पॉइंट नंबर 2 की हम बात करें तो उसको हमने नाम दिया था परिरक्षण प्रभाव। अब परिरक्षण प्रभाव कब लागू होता है, जो प्रभावी नाप की आवेश तो सीधी सी बात है, जब परमाणु क्रमांक में वृद्धि होगी तो प्रोटॉन में वृद्धि होगी और तो प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा। तो बाएं से दाएं जाएंगे तो कन्फर्म है कि प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा, और प्रभावी नाप की आवेश बढ़ेगा तो आकार क्या होगा आपका, कम होगा। अब परिरक्षण प्रभाव क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन बाहरी कोश को छोड़ के अंदर वाले कोश में प्रवेश करता है तो अंदर वाले कोश के इलेक्ट्रॉन और बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों में प्रतिकर्षण होता है, जिससे आकार में वृद्धि होती है, उसे हम बोलते हैं परिरक्षण प्रभाव। तो परिरक्षण प्रभाव के कारण आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। अब इसमें क्या होता है, लेंथेनाइड तत्वों का अगर आपको याद हो और आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ा तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, समझना चाहें कि ये नाभिक, ये कोश थे इनके, सपोज किया ये 6s, ये 5d और ये 4s। आपने गौर से समझा तो ये समझ में आया कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, फिर इलेक्ट्रॉन 5d में नहीं बढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रॉन किस में जाते हैं, 4f में। अब एक चीज़ समझो, जब 4f में इलेक्ट्रॉन आएंगे तो बीच में एक कोश और आ गया तो बीच की दूरी बढ़ गई, और दूरी बढ़ गई तो फिर प्रतिकर्षण नहीं होता है। डी ब्लॉक में तो क्या था कि दोनों पास पास थे, तो जब अंदर वाले कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो इसमें प्रतिकर्षण बढ़ रहा था, तो परिरक्षण प्रभाव प्रभावित था, परिरक्षण प्रभाव का मान ज़्यादा था। लेकिन एफ ब्लॉक में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन 2 कोश अंदर आता है, जिससे प्रतिकर्षण होता है वो इतना नहीं हो पाता, जिसके कारण परिरक्षण प्रभाव है वो ठीक प्रकार से लागू नहीं होता है। इसका मतलब केवल कौन सा प्रभाव लागू रहता है, प्रभावी नाप की आवेश। और हमें पता प्रभावी नाप की आवेश लागू होगा तो आकार में कमी होगी। इसी कारण लेंथेनाइड संकुचन में या लेंथेनाइड श्रेणी का मतलब ये है कि लेंथेनाइड श्रेणी में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार में कमी आती है, इसे हम लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। तो उम्मीद है ये चीज़ें बता दी, इसको नोट नहीं करनी, बस समझने के लिए थी। तो अब इसको हमें लिखना कैसे, हम उसकी बात कर लेते हैं कि यहाँ से ये तो चलो आपको याद है ही है, इसको हम ऐसे लिखेंगे कि अगर हमें इसको नोट करना है और इसको समझने की बात कर रहे हैं कि लेंथेनाइड श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी, अब लेंथेनाइड श्रेणी को आप क्या बोल सकते हो, 4F श्रेणी। तो लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में, लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में आवर्त में, लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में जब बाएं से दाएं, आवर्त सारणी में सदैव आपने पढ़ा हुआ तो बाएं से दाएं, लेंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है।
प्रभावी नाप की आवेश में वृद्धि होती है, जिससे परमाणु आकार में, जिससे क्या बोल सकते हैं, परमाणु आकार में कमी आती है। इसे लैंथेनाइड या लैंथेनॉइड संकुचन कहते हैं। अब पहला क्वेश्चन तो आ जाएगी, लैंथेनाइड संकुचन किसे कहते हैं। तो ये बात तो आप यहाँ से नोट कर लोगे कि आप लैंथेनाइड श्रेणी या 4F श्रेणी में आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो केवल प्रभावी नाप की आवेश लागू होगा, जिसके कारण आकार में कमी आएगी। इस कमी को हम क्या कहते हैं, लैंथेनाइड संकुचन। अब इस लैंथेनाइड संकुचन के कुछ परिणाम या कुछ उपयोग मान सकते हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन अपना अच्छा बनता है। तो हम लिख रहे हैं कि लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम, कि जो लैंथेनाइड संकुचन हम लिख रहे हैं इसके क्या परिणाम होते हैं। बड़ा सबसे विशेष बात बता दूं आपको, ये जो लैंथेनाइड श्रेणी हमने लिखी थी 14F ब्लॉक 4D या लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व हैं, इन सब के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, और रासायनिक गुण समान होने के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इन तत्वों को हम आसानी से अलग नहीं कर सकते। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन का प्लस पॉइंट ये होता है कि लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में कमी आ जाती है, और आकार में कमी आने से इनकी एक तो संकुल बनाने की प्रवृत्ति में अंतर आ जाता है, जिसके कारण आयन विनिमय विधि के द्वारा इनको अलग कर सकते हैं। तो लैंथेनाइड संकुचन के परिणाम की अगर हम बात करें तो उसमें पहला पॉइंट ले सकते हैं कि लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। क्या लिखा है, लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण। तो ये आपने कि एक तो इसका उपयोग किया गया लैंथेनाइड संकुचन के कारण हम लैंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लैंथेनॉइड तत्वों के रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं। लैंथेनाइड तत्वों के रासायनिक गुण क्या होते हैं, लगभग समान होते हैं, जिसके कारण इनका पृथक्करण मुश्किल होता है, आसान नहीं होता है। लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में लगातार कमी, लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में लगातार कमी आती है, जिससे क्या लिखा है, लेकिन लैंथेनाइड संकुचन के कारण इनके आकार में लगातार कमी आती है, जिससे इनके आयनिक आकार तथा संकुल यौगिक बनाने की जिसके कारण जिस कमी आती है, जिसके कारण आयनिक आकार और संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति में थोड़ा अंतर आ
जाता है, जिससे इन्हें आयन विनिमय विधि के द्वारा क्या लिखा है? आयन विनिमय विधि के द्वारा अलग कर सकते हैं। अब हम बात करें, मैं समझा दूँ इस पॉइंट को, इसका मतलब क्या था कि सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अब तक। अब देखो, हम बात करें कि हमने लिखा लेंथेनाइड संकुचन। तो लेंथेनाइड संकुचन तो समझ में आ गया कि लेंथेनाइड श्रेणी में डी ब्लॉक की तरह नहीं होगा, यहाँ आकार में लगातार कमी आएगी, जिसको हमने नाम दे दिया लेंथेनाइड संकुचन। अब बेटा, लेंथेनाइड संकुचन के कारण, इस लेंथेनाइड संकुचन के कारण जो लेंथेनाइड श्रेणी के जितने भी तत्व थे, इनके आकार में लगातार कमी आएगी। अब कमी आएगी तो उसका प्लस पॉइंट क्या, वो सुनना कि लेंथेनाइड जितने भी तत्व होते हैं उन सब के रासायनिक गुण समान होते हैं। अब रासायनिक गुण समान है तो हम इनका पृथक्करण नहीं कर सकते, लेकिन हमें पता है कि इनका आकार में लगातार कमी आती है, और आकार में लगातार कमी आएगी तो इनकी आयनिक आकार, या आयनिक आकार में भी एक शब्द आप काम में लेते हो, आयनिक त्रिज्या। दोनों लिख लो, कोई अंतर नहीं, एक ही बात है। आयनिक त्रिज्या और दूसरा संकुल बनाने की प्रवृत्ति, इनों में सब यौगिकों में अंतर आ जाएगा, जिसको एक विधि बोलते हैं हम क्या, आयन विनिमय विधि के द्वारा फिर हम अलग कर सकते। तो याद क्या रखना है कि प्रश्न आ जाए कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण या लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम क्या है, तो पहला परिणाम तो आपको याद होना चाहिए कि लेंथेनाइड संकुचन के कारण लेंथेनाइड तत्वों को आप क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हैं। लेंथेनाइड तत्वों का क्या कर सकते हो, पृथक्करण कर सकते हैं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट भी कर लिया होगा, तो इसको मिटा दूं। अभी इसके दो उपयोग हो रहे हैं लेंथेनाइड संकुचन के परिणाम में। एक तो हमने ये याद कर लिया कि लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण, दूसरा जो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइड बनाते हैं उनकी क्षारीयता का क्रम, और तीसरा 4D और 5D श्रेणी से संबंधित होता है। तो इसको मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब देखो, हम आगे बात करें तो दूसरा पॉइंट लेंथेनाइड संकुचन से याद रखना है कि लेंथेनॉइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति। तो लेंथेनाइड हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति, तो बड़े एक सीधी सी बात याद करनी है कि जैसे जैसे आकार में कमी आएगी, क्षारीय प्रकृति में भी क्या आएगी, कमी आएगी। अब क्षारीय प्रकृति में कमी आने का मतलब क्या है, सीरियम से जब आप लुटेशियम तक जाओगे तो आकार में कमी आएगी। तो इनके क्षारीय गुणों में भी, इसके क्षारीय गुणों में भी क्या होता है, अंतर आता है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं कि सीरियम से लुटेशियम तक जाने पर हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रकृति में या क्षारीय सामर्थ्य में कमी आती है। इसका मतलब ये जो लेंथेनाइड श्रेणी है वो कहाँ से स्टार्ट होगी, सीरियम से, और कहाँ तक जाएगी, लुटेशियम तक। आप सब ने पढ़ा था कि सीरियम हम लिखते हैं, इसका नॉर्मली जो ऑक्सीकरण अंक है वो +3 ना होकर मुख्यतः कितना होता है, +4। तो नॉर्मली ये सीरियम है वो CeOH
OH4 बनाता है और ल्यूटेशियम OH3 बनेगा। तो लेकिन ध्यान रखना, अगर सीरियम से ल्यूटेशियम तक जाओगे तो अगर इनकी आपस में तुलना करें तो इनमें ये अधिकतम क्षारीय होगा और ये ल्यूटेशियम है वो न्यूनतम क्षारीय होगा। ये अधिकतम क्षारीय और ये न्यूनतम क्षारीय होता है। तो सीधी सी बात है कि आकार में कमी आएगी तो क्षारीय गुणों में भी कमी आती है। और तीसरा पॉइंट सबसे और अच्छा इंपॉर्टेंट है, 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी में एक ही वर्ग के तत्वों का लगभग समान आकार। ये समझना बेटा पॉइंट है कि 4D श्रेणी तथा 5D श्रेणी में एक ही वर्ग के तत्वों का लगभग समान आकार। इसको बेटा मैं एक बना रहा हूँ, समझने की कोशिश करना। हाँ, इन सब का एक ही रीजन है, क्या? लेंथेनाइड संकुचन। तो इन सब का रीजन तो एक ही, लेंथेनाइड संकुचन। अब अगर आपको याद हो तो हमने 3D श्रेणी पढ़ी थी, इधर लिख दूँ, 3D श्रेणी, प्रथम संक्रमण श्रेणी, 4D श्रेणी और 5D श्रेणी। अब सुना, 3D में आपने क्या लिखा था? शक्ति वाले कर्मों से मैं लोहे को निगल कर जिंदा हूँ। अब हम बात करें, यहाँ क्या जाएगा? ए जरा नवाब मोहित रुके रहो, पढ़ेंगे आज कोड़े। कैडमियम CD, पढ़ेंगे आज कोड़े। और यहाँ था ला हफ्ता वरना रे ओसामा इधर से पिटाई और होगी। अब यहाँ पर आपको कुछ विशेष चीज़ बता दूँ, ये 3D है, ये 4D है और ये 5D। अब यहाँ से समझना कि देखो, ये आवर्त सारणी में, आवर्त में तो आप सबने पढ़ा कि आवर्त में ऊपर से नीचे आते हैं तो आकार में क्या होती है? वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ, और ये आप सब जानते हो, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। अब आप किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आओगे, किसी भी आवर्त में ऊपर से नीचे आओगे तो आकार में लगभग वृद्धि होनी चाहिए। जैसे 3D में अगर आप यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, किसी में भी अगर आप आओगे तो कायदे से उसके आकार में वृद्धि होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 4D से 5D श्रेणी में, इसका मतलब, कहने का मतलब ये दिया कि 4D और 5D श्रेणी में एक ही वर्ग के तत्वों का आकार लगभग समान है। अर्थात अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि जर्कोनियम और हैफनियम का आकार क्या होता है? लगभग समान होता है। तो 4D और 5D, फिर से रिपीट करना, क्या है? 4D संक्रमण श्रेणी और 5D संक्रमण श्रेणी के एक ही वर्ग के तत्वों का आकार लगभग क्या होता है? समान होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि इस समान क्यों होता है? क्योंकि जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे आते हैं तो कोश में वृद्धि होती है, तो अर्थात इनका 4D से 5D में जाएंगे तो 5D का आकार बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ आकार क्या है? बराबर। नॉर्मली हाँ, 3D से 4D में आ रही तब तो आकार बढ़ रहा है, लेकिन 4D से 5D में आ रही तब आकार में वृद्धि नहीं हो रही। तो अब समझना बेटा कि देखो, लेंथेनम के बाद में क्या आता है? हैफनियम।
तो लेंथेनम के बाद में हैफनियम आता है। तो यहाँ पर देखो इसका परमाणु क्रमांक 57, इसका परमाणु क्रमांक 72, तो बीच में आपके कौन सा ब्लॉक आता है? लेंथेनाइड श्रेणी। या कह रहा हूँ ये बीच में यहाँ कौन सी श्रेणी आएगी? 4F श्रेणी, लेंथेनाइड श्रेणी आती है। लेंथेनाइड श्रेणी के कारण लेंथेनाइड संकुचन होता है, और संकुचन के कारण वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे इनका आकार बढ़ा है, लेकिन लेंथेनाइड संकुचन के कारण प्रभावी नाप की आवेश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, और इनके आकार में जितनी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पे वृद्धि हुई है लेंथेनाइड संकुचन के कारण, उतनी इनके आकार में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस कारण से याद करना, देखो ये तो समझना था एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा कि जर्कोनियम और हैफनियम का आकार समान होता है क्या? तो देख लिया ये 4D श्रेणी का और ये 5D श्रेणी का है, और एक ही वर्ग में है, तो दोनों का आकार क्या होगा? समान। अब कारण पूछा जाएगा तो कारण तो एक ही है, क्या? लेंथेनाइड संकुचन। लेकिन एक बात तो सुन लेना, ये यहां लागू नहीं होगा। जो लेंथेनाइड संकुचन है वो इसके बाद ही लागू होगा, क्योंकि ये आकार वाले, क्योंकि यहां पर लागू नहीं है। ध्यान रखना, स्केडियम, इट्रियम और लेंथेनम, इसमें तो ऊपर से नीचे आने पर आकार घटेगा, सॉरी क्या होगा? बढ़ेगा। तो अगर इन तीनों में अगर आपसे आकार पूछ लिया जाए तो सबसे बड़ा आकार किसका होगा? लेंथेनम का, उससे कम इट्रियम का, उससे कम स्केडियम का। लेकिन आगे वाले में याद रखना है, 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में आओगे तो आकार में वृद्धि होगी, लेकिन जब 4D से 5D में आओगे तो आपका आकार है वो लगभग समान होता है। इसका कारण एक ही है, जैसे अगर हम लिखूं जर्कोनियम और हैफनियम का आकार लगभग समान, रीजन एक ही है, लेंथेनाइड संकुचन के कारण। पूछ लिया नायोबियम और टेंटेनम का आकार क्या होगा? लेंथेनाइड संकुचन। तो इनका रीजन एक ही है, लेंथेनाइड संकुचन। तो बेटा इसको मिटा देता हूं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहां से ये तीनों पॉइंट जो हमने पढ़े, इन सब का रीजन एक ही है, लेंथेनाइड संकुचन। फिर से रिपीट कर दो, प्रश्न आ जाए कि लेंथेनाइड तत्वों का पृथक्करण किसके कारण होगा? लेंथेनाइड संकुचन के कारण। लेंथेनाइड तत्वों की क्षारीय प्रकृति हम बता पाते हैं लेंथेनाइड तत्व संकुचन के कारण। और 4D और 5D श्रेणी के तत्व एक ही वर्ग वाले होंगे, उनका आकार लगभग समान होता है, उसका रीजन भी क्या है? लेंथेनाइड संकुचन। इसके बाद अपना इसमें जो आगे टॉपिक आता है वो हम ये लिखते हैं लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। क्या लिख रहे हैं? यहां से लिख रहा हूं बेटा कि लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग। कभी कभार उड़ता हुआ तीर यहाँ से भी आ जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो यहाँ से अपने को याद करना, समझना है। वैसे उपयोग है तो कोई इतनी विशेष बात बताने वाली नहीं है, केवल लिखने से मतलब है, तो लिख लेना लेंथेनाइड तत्वों के उपयोग है। तो पहला उपयोग तो आपको ये यहाँ से याद कर रहे हैं कि लेंथेनॉइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को, क्या लिखा है? लेंथेनॉइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को मिश्र धातु कहते हैं। ये याद रखना, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड तत्वों से जो मिश्र धातु बनती है उसे हम क्या कहते हैं? मिश्र धातु। कौन सी धातु? मिश्र धातु कहते हैं। और यहाँ पर आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि मिश्र धातु में क्या क्या होता है वो भी आप रट लेना। इस मिश्र धातु में जो सीरियम होता है वो लगभग 40% होता है। इसके अलावा नियोडाइमियम और लेंथेनम ये लगभग 44% होता है। और आपका जो आयरन होता है उसको 5% मात्रा में मिला दिया जाता है। और अति सूक्ष्म मात्रा में आपका सल्फर कार्बन, सिलिकॉन,
कैल्शियम तथा एल्यूमिनियम मिला होता है। याद क्या करना है, और इसके इस मिश्र धातु का जो उपयोग किया जाता है उसके लिए भी लिख ले, उपयोग सिगरेट तथा गैस लाइटर में, गोली तथा गोले। ये बंदूकों से संबंधित है, खाने से संबंधित नहीं है बेटा। गोली तथा गोले बनाने में, गोली में कहीं खाने में चले जाओ, वैसे पढ़ते हुए भूख ज़्यादा लगती है। तो पहला हमने लिखा है लैंथेनाइड तत्वों के उपयोग। तो आपको याद क्या रखना है कि लैंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को हम क्या बोलते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। इस मिश्र धातु में 40% क्या होता है आपका सीरियम होता है, 44% लैंथेनम और नियोडाइमियम मिला हुआ होता है, 5% क्या मिला देते हैं इसमें हम, आयरन मिला होता है। इसके अलावा अति सूक्ष्म मात्रा में इसमें सल्फर है, कार्बन है, सिलिकॉन है, कैल्शियम है या एल्यूमिनियम की भी कुछ मात्रा मिली हुई होती है। और उपयोग सीधा याद करना है, सिगरेट तथा गैस लाइटर बनाने में होता है, गोली और गोले जो बनाने में भी उपयोग होता है। इसके बाद अगर हम दूसरा प्रयोग करें, दूसरी बात करें तो मैग्नीशियम, अगर थोड़ी सी मात्रा में इनमें मैग्नीशियम मिला दिया जाए तो मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग, मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग जेट इंजन के कल पुर्जे, समझते हो, कल पुर्जे बनाने में, उनके नट बोल्टू बनाने में, उपकरण बनाने में किए जाते हैं। तो मैग्नीशियम मिश्र धातु का उपयोग किसमें, समझ लेना साथ में, जेट इंजन के कल पुर्जे बनाने में किए जाते हैं। नंबर 30 पॉइंट की बात करें, सीरियम सल्फेट का उपयोग, सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुमापन, ये अनुमापन आप प्रैक्टिकल में पढ़ोगे, आपके प्रैक्टिकल में एक अनुमापन होता भी है, टाइट्रेशन बोलते हैं जिसको। सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनी अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में, सीरियम सल्फेट का उपयोग आयतनीय अनुमापन में ऑक्सीकारक के रूप में भी किया जाता है। नंबर 4, सीरियम के लवण, सीरियम के लवण उत्प्रेरक के रूप में, सीरियम के लवण उत्प्रेरक के रूप में तथा सूती वस्त्रों की रंगाई में भी उपयोग किए जाते हैं। अब बात करें सीरियम के लवण उत्प्रेरक के रूप में और सूती वस्त्रों में रंगाई के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 की, कि सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनता है आपके कि नियोडाइमियम तथा प्रोमेथियम के ऑक्साइड, क्या लिखा है, नियोडाइमियम तथा प्रोमेथियम के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के लिए रंगीन लेंस बनाने में, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जामों में, कि धूप के जो चश्मे होते हैं और उनके जो रंगीन लेंस होते हैं,
ये तो वाइट पारदर्शी है मेरे वाला तो, लेकिन जो रंगीन बनाना हो, रंगीन लेंस बनाने के लिए कौन से लेंथेनाइड तत्व का प्रयोग करता है, तो नियोडाइमियम और प्रोमेथियम के ऑक्साइड का उपयोग धूप के चश्मों के रंगीन लेंस बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। इसके बाद अगर हम आगे और बात करें तो ये जो लेंथेनाइड तत्वों के यौगिक होते हैं वो लगभग अनुचुंबकीय और लो चुंबकीय प्रकृति दर्शाते हैं, जिसके कारण इनका उपयोग चुंबकीय पदार्थ बनाने में और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इनके यौगिक अनुचुंबकीय, इनके यौगिक अनुचुंबकीय या लो चुंबकीय होने के कारण, क्या लिखा है, इनके यौगिक अनुचुंबकीय या लो चुंबकीय होने के कारण इनका उपयोग, यहाँ नीचे जगह नहीं तो इसलिए इनका उपयोग चुंबक तथा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र बनाने में किए जाते हैं। तो ये उपयोग है, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। मैंने फटाफट बता दिए हैं, ज़्यादा टाइम हमने इसमें लगाया नहीं है, लेकिन ये दो जरूर याद कर लेना। एक तो लेंथेनाइड तत्वों से बनी मिश्र धातु को क्या बोलते हैं, मिश्र धातु, और दूसरा चश्मों के, धूप वाले जो चश्मे होते हैं उनके रंगीन लेंस बनाने के लिए कौन सी धातु के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं, तो नियोडाइमियम और प्रोमेथियम के ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, साथ में नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। फिर इसके बाद अपना एक छोटा सा टॉपिक और है, इसके बाद आपका ये चैप्टर एंड हो जाएगा। तो अब इसको मिटा देता हूँ बेटा यहाँ से। तो बेटा स्क्रीनशॉट लिया और कुछ चीज़ें बता दूँ कि एक तो यहाँ पर वो जल्दीबाजी में क्या है, ये सी का मतलब कार्बन है, तो ध्यान रखना कि अति सूक्ष्म मात्रा में बोला भी मैंने ये था कि सल्फर, कार्बन, सिलिकॉन, कैल्शियम और एल्यूमिनियम। और एक ये ध्यान रखना कि मैंने बोल दिया, शायद तो मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैंने प्रोमेथियम बोला, ये प्रोमेथियम नहीं है, ये तो नियोडाइमियम और ये प्रेजियोडाइमियम है। तो इनका विशेष ध्यान रखना, इन दोनों का उपयोग ही धूप के चश्मों के रंगीन लेंस बनाने में किया जाता है। तो अब आगे स्टार्ट करते हैं इसको। तो स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर आगे हम बात करें। अब इसमें एक लास्ट छोटा सा एक टॉपिक है, उसके बाद अपना ये चैप्टर यहाँ से आज फिनिश कर लेंगे इसको। कि अब हम बात करते हैं, ये तो लेंथेनाइड के लिए हमने पढ़ा था, और इसके बाद बात करें एक्टिनाइड। आपको ये बता दूं, वर्तमान में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं पढ़ा रहा हूँ, ना कम ना ज़्यादा। तो जो अपना सिलेबस निर्धारित किया गया उसी के अकॉर्डिंग टॉपिक टू टॉपिक हम चल रहे हैं। आगे अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ से आप कुछ चीज़ें समझो। यहाँ मैंने लिखा है एक्टिनोइड श्रेणी। क्या लिखा है? एक्टिनोइड श्रेणी। अब आप सभी जानते हो कि इस एक्टिनोइड श्रेणी को ही हम क्या बोलते हैं? 5F श्रेणी। एक्टिनोइड श्रेणी को हम क्या बोलते हैं? 5F श्रेणी। और ये श्रेणी होती है वो आपके कहाँ से? परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से परमाणु क्रमांक 103 लॉरेंशियम तक होती है। परमाणु क्रमांक 90 थोरियम से 103 लॉरेंशियम तक होती है। लेकिन अब यहाँ से एक विशेष बात मैंने कहा कि जब भी हम एक्टिनाइड श्रेणी पढ़ेंगे तो इसी के साथ में 89 पर जो आपका एक्टिनियम होता है उसका अध्ययन भी हम साथ में कर लेते हैं। अब अगर एक पहला क्वेश्चन तो आप एक ये रखना कि क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक्टिनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो।
सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखो 5F है, इसी से याद करना। देखो 90, 89, तो इससे पहले अक्रिय गैस कौन सी आती है? 86, 86 पे रेडॉन आती है नेता और कर्मचारी जीते रहो, अगर याद हो तो, है नेता और कर्मचारी जीते रहो। तो ये जो रेडॉन है वो कितने नंबर पे? 86। जिनोन को आपने पढ़ा था 54, किप्टोन आपने पढ़ा था 36। तो ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए बेटा, कहीं ना कहीं काम में आ जाती है। तो यहाँ तो क्या लिख दिया? रेडॉन 86 पे। इसके बाद याद करना 5F, एक आगे 6D, फिर 7S। अब मैंने कहा जब भी आप इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे, तो ये बात क्लियर होती है कि S में सदैव कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2। D में कन्फ्यूजन होता है कि D में 0 आता है या 1 आता है, लेकिन यहाँ विशेष बात है कि एक कंडीशन में 2 भी आएगा D में। तो D में या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। जैसे D यहाँ 2 आता है तो F में एक कंडीशन आती है, तो यहाँ याद कर लेना 0 से 14। एक कंडीशन ऐसे पड़ेगी जहाँ F में भी कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ एक्टिनाइड श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो थोड़ा मैंने चेंज करके आपको लिखाया है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि रेडॉन 5F 0 से 14, 6D 0, 1, 2, 7S में तो सदैव कितने रहेंगे? 2। तो ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अभी मैं आपको इसकी श्रेणी लिखाऊंगा और प्रत्येक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपने दे रखा है बुक के अंदर, तो हमें पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम कि 90, 91, 92। तो यहाँ पे एक प्रश्न आता है आपका, para यूरेनियम ट्रांस यूरेनियम या अति भारी तत्व किसे कहते हैं? 1 नंबर का इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने इसको पहले ले लिया कि para यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम, अति भारी तत्व। बेटा आप सबने पढ़ा हो, सुना होगा कि परमाणु क्रमांक 92 पर क्या आता है आपका? यूरेनियम। यूरेनियम का प्रतीक क्या होता है? U। सुना होगा परमाणु बम बनाने में इसका उपयोग करते हैं। तो परमाणु क्रमांक 92 यूरेनियम के बाद के जितने भी तत्व हैं वो एक भी प्रकृति पर नहीं पाए जाते, उनको कृत्रिम रूप से उनका संश्लेषण किया जाता है। उन तत्वों को हम क्या बोलते हैं? para यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम या अति भारी तत्व। तो अगर कभी कभार क्वेश्चन आ जाए कि para यूरेनियम, ट्रांस यूरेनियम या अति भारी तत्व किसे कहते हैं, तो एक सिंपल सी लैंग्वेज ले सकते हैं कि यूरेनियम के बाद आने वाले, यूरेनियम का मतलब परमाणु क्रमांक 92। तो इसको में से लिखेंगे कि यूरेनियम कोष्टक में लिख लेना 92 और U। तो दोनों याद हो गए कि यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92, प्रतीक U। तो सीधा बोल सकते परमाणु क्रमांक 92 92 से। तो यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व, यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम संश्लेषित होते हैं। यूरेनियम के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम संश्लेषित होते हैं, अर्थात प्रकृति में नहीं पाए जाते, हैं। इन्हें पैरा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनियम तत्व या अति भारी तत्व कहते हैं। पैरा यूरेनियम तत्व, ट्रांस यूरेनियम तत्व या अति भारी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से बहुत बार।
तो ये तो याद हो जाएगा, यूरेनियम परमाणु क्रमांक 92 के बाद आने वाले सभी तत्व कृत्रिम संश्लेषित होते हैं, प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं, उन्हें पैरा यूरेनियम तत्व कहते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया 7 मिनट। एक चीज़ और बता दूं बेटा आपको, एक्टिनाइड श्रेणी या 5F श्रेणी, इस श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। नाम सुना होगा आपने, रेडियो एक्टिव तत्व। तो ये भी याद कर लेना कि एक्टिनाइड श्रेणी के या 5F श्रेणी के सभी तत्व रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। अब रेडियो एक्टिव तत्व तो फिजिक्स में पढ़ा होगा बेटा, तो इतना बताने के बाद अपना टाइम नहीं है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर हम इन तत्वों के सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करते हैं। तो अब हम बेटा के आगे बात करें बेटा, तो ये सब चीज़ें आपके समझ में आ गई होगी। अब हम एक्टिनाइड श्रेणी की जो तत्व है उनकी बात कर लेते हैं। तो इसमें तत्वों की संख्या काफ़ी है, 14 है, और हमने कहा कि एक्टिनाइड श्रेणी 90 से स्टार्ट होती है, लेकिन जब हम बात कर कि पढ़ेंगे तो एक्टिनियम तत्व भी हम साथ में पढ़ेंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन इस एक्टिनाइड श्रेणी को जब हम पढ़ेंगे तो पहले हमें इसको याद करने का तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इतने तत्व होते हैं और खासकर इस श्रेणी के तत्वों के नाम थोड़े से टफ होते हैं, बोलने में भी थोड़ी परेशानी होती है। तो अगर आपको इसको क्रमवाइज याद नहीं है तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। तो तरीका है, पहले मैं तरीका लिख रहा हूँ कि इसके लिए जो हमने लाइन बना रखी है वो ये थी कि क्या लिखा है, अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पोलियो से अमेरिकन कमाते हैं। क्या लाइन लिखिए बेटा, अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पोलियो से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। फिर से रिपीट कर दी, ये लाइन आपको याद रखनी थी कि अरे थोड़ा पैसा यूं नेपाल की पुलियों से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। तो यहाँ से था अरे, तो ये तो गया 89 पर मैंने लिख दिया एक्टिनियम, 89 पे एक्टिनियम, थोड़ा सा बेटा साइजा ले लेते हैं यहाँ पे, 89 पे लिख दिया एक्टिनियम, और एक्टिनियम को हम लिखते हैं ऐसी से, किससे, ऐसी। फिर थोड़ा, तो ये होता है 90 पे आता आपका थोरियम को हम लिखते हैं TH। 91 प्रो एक्टिनियम, प्रोटेक्टिनियम बोलते इसको, प्रोटेक्टिनियम PA। 92 यूरेनियम का U होता है। तो ये नाम याद करने पड़ेंगे आपको, बेटा टफ है थोड़े से। और फिर 93 नेप्टूनियम का NP। फिर 94 प्लूटोनियम PU। 95 अमरेशियम
अमरेशियम का AM96, क्यूरियम का CM97, बर्केलियम BK98, कैलिफोर्नियम का CF99, आइंस्टीनियम ES, सोपे फर्मियम FM, सोपे फर्मियम SM। तो इसको मैं थोड़ा सा धंगा बच्ची है तो मैं नीचे लग थे। इस फेमस मंदिर में नौकर बनकर लड़ते हैं। तो 101 मेंडेलिवियम MD, 102 नोबेलियम NO, 103 लोरेंसियम का LR। तो सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए, अगर इसके बिना अपनी व्यवस्था नहीं बनने वाली, तो सबसे पहले याद होना चाहिए कि एक्टिनाइड श्रेणी स्टार्ट की है 90 से 103। एक्टिनियम हम साथ में पढ़ेंगे। और तरीका मैंने ये बता दिया था, अरे थोड़ा पैसा यूँ नेपाल की पुलियों से अमेरिकन कमाते हैं, बेकार काफिले इस फेमस मंदिर में नौकर बन के लड़ते हैं। अब बेटा सबसे बड़ी बात है कि इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मैं अब आपको एक तरीका बता रहा हूँ। वो तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने पढ़ लिया कि चाहे आप किसी का भी लिखो, आपकी कंडीशन तो ये आएगी कि उससे पहले कौन सी अक्रिय गैस लिखी थी हमने, रेडोन, फिर 5F6D7S। क्या लिखा है, 5F6D, और यहाँ पर हमने लिख दिया 7S। बेटा एक बार थोड़ा सा ऊपर नज़र नहीं आ रहा तो थोड़ा सा हम कैमरे की साइज थोड़ी सी ऊपर कर लें कि आपको थोड़ा सा एंगल बन जाए। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल। तो अब यहाँ से वही कन्फ्यूज़न था कि बेटा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ समझनी है कि 7S में तो सदैव 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। डी में कन्फ्यूजन होता है कि डी में कितना बढ़ना है, क्योंकि डी में बढ़ने के बाद जितने बच गए वो एफ में बढ़ देंगे। तो इसके लिए मैंने एक तरीका शॉर्ट में ये तैयार किया था, वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 90 का स्क्वायर 1 2 3 6 3। इसको तो आप 1-2 बार लिखोगे तो आपको याद हो जाएगा। क्या था, 90 का स्क्वायर 1 2 3 6 3। देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट डिजिट है, इन संख्याओं का क्या लिखा हुआ मैंने, लास्ट डिजिट। तो 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 103। तो जो संख्या लिख रहे हैं उनका लास्ट अंक मैंने ये लिखा है। और इन अंक में जिनके लास्ट में ये अंक है, जैसे 89, 90, 91, 92, 93, 96 और 99, सॉरी 103, जिनके लास्ट में ये संख्या आ रही है उनमें डी में 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ना आपको याद करना है। अब आप पूछोगे सर ये 0 पर स्क्वायर क्या लगा दिया, तो बेटा जिसके लास्ट में 0 आया है, अब 0 तो समझ जाओगे, यहाँ 100 वाली 0 की बात नहीं कर रहे, यही इससे बात है बेटा 89, 90 क्रमाइज। इस 90 वाली 0 में 2 है, तो इसका मतलब डी में 2 इलेक्ट्रॉन। डी में कितने, 2। बाकी सब में तो डी में कितना आएगा, 1। लेकिन जिसमें 0 आया है 90, उसमें डी में कितने बढ़ने हैं आपको, 2 बढ़ने हैं। तो इसको कैसे बढ़ेंगे, देखो रेडोन कितना होता है 86, इसका 89, तो 86, 2 88, 1 89। अब 90 पे आ गए थोरियम। अब मैंने आपको क्या कहा था, आपको याद क्या करना था, 5F6D7S, इसमें 2, तो 86, 2 88। अब कन्फ्यूजन डी में कितना है, तो देखो 0 के ऊपर कितने, 2, तो डी में 2 कर दिया, तो यहाँ एफ में कितना हो गया, 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब देखो
रेडोन है Rn, रेडोन को Rn से लिखेंगे। इसमें बढ़ना है तो सेम तरीका है 5F6D7S। परमाणु क्रमांक 91, तो देखो डी में एक आएगा, यहाँ से पहले कर लिया तो 86, 2 88, 88 1 89, कितने बच गए 2, तो एफ में कितने आएंगे 2 आएंगे। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप समझ गए, कहीं कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। 89 90, 89 में 1, 90 में डी में 2 बढ़ना है, 91 में 91 में 1 आएगा, 92 में 2 1 आएगा, 93 में 1 आएगा, फिर 96 में 1 करना और 103 में डी के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन करना। बाकी सब के अंदर डी में कितना कर दोगे 0, और शेष इलेक्ट्रॉन कहाँ भर दोगे एफ के अंदर। तो फटाफट मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। यहाँ पे रेडोन 5F6D7S 213, रेडोन 5F6D7 2, तो 3 है तो इसमें 1 4, रेडोन 5F6D7 94 आ गए, यहाँ वाला डिजिट नहीं है तो यहाँ से याद कर लिया 206। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने आपकी बुक के अकॉर्डिंग करवाया है। कोई जगह का अगर आपको अलग भी मिले तो कोई नहीं, जो आपकी इस बुक में दे रखा मैंने वो लिखा है तो हो गया यहाँ पे। अब इसके बाद देखो रेडोन 5F6D7S 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 बड़ा लिखने में बहुत टाइम लगता है, तो जो लिखा वो समझ जाओगे। ये Rn का मतलब क्या लिखा मैंने, रेडोन है, कहीं कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो बेटा, मैंने कहा कि इनमें वहाँ डी में 1 कर लो, बाकी जैसे 96 में डी में 1 कर दिया और 103 में डी में 1 कर दिया। बाकी करना क्या, बाकी आप सबको पता है एस में कितने भरोगे आप 2। अब इनका इलेक्ट्रॉनिक परमाणु 95 है तो 86 2 88, डी में 0, कितने आ जाएंगे 7, यहाँ पर भी 7, यहाँ डी में 0 है तो 97 है तो 86 2 88, तो 88 में से कितने बच गए 9, यहाँ पर 10, यहाँ 11, यहाँ 12 13 14, तो यहाँ पर 14 और 1, तो ये हो गया आपका एफ ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक 5D श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बात करें कुछ किंतु परंतु हो तो बात। तो कंटिन्यू आपकी 7 दिन अपनी ऑनलाइन क्लास चली है। उस 7 दिन की क्लास में मैंने आपको एफ ब्लॉक कंप्लीट करवा दी और एफ ब्लॉक हो गए। तो 7 वीडियो अपनी इसकी हो चुके हैं। कल की आपकी क्लास ऑफ रहेगी और परसों में आपको इस ऑनलाइन क्लास के माध्यम से इस चैप्टर में जो पिछले 5 ईयर्स में इस चैप्टर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसकी बात करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन कौन से वो सब आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ बेटा आज की ये ऑनलाइन क्लास समाप्त है। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चीज़ और कि कल की क्लास मैंने इसलिए ऑफ रखी है कि आज इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ लेना और उसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास होंगे, उस पर मैसेज कर देना, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त है।